एबिड ने थोड़ी देर पहले तक खुद को मजबूत और हावी दिखाने की कोशिश की थी, मगर जैसे ही एडेलाइन ने एलिस का नाम लिया, उसकी पूरी दुनिया हिल गई। उसका चेहरा अविश्वास और हैरानी से भर गया। उसने गुस्से में खड़े होकर आवाज उठाई, मगर बेंजर के ठंडे आदेश पर तुरंत शांत हो गया। बैठते हुए भी उसका मन बेकाबू था। एलिस, उस नाम ने उसे पुराने दिनों में खींच लिया। उसकी आंखों के सामने एक लड़की की तस्वीर उभर आई। हरे रंग की ड्रेस, लंबे फ्रेंच नॉट में बंधे बाल और सूरजमुखी के खेत में खड़ी एक शांत सी मुस्कान। उस पल में उसकी कठोरता टूट गई और उम्मीद की एक किरण उसके दिल में जग गई। क्या तुम सच में उसे ढूंढ सकती हो? उसकी आवाज अब गुस्से से नहीं, बल्कि एक उम्मीद और कांपते हुए विश्वास से भरी थी। एडेलाइन ने बिना झिझके सिर हिलाया। हाँ, मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। लेकिन फिर भी एबिड तुरंत मान जाने वालों में से नहीं था। उसने ठंडे लहजे में बांधते हुए, मैं किसी का पालतू कुत्ता बनकर तुम्हारा नाइट नहीं बनूंगा। अगर तुम मुझे ऐसे जाने दोगी तो एक दिन पछताओगी। एडेलाइन ने उसकी ओर झुकते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हें यही लगता है? मगर मैं जानती हूँ तुम अंदर से किस बात से डर रहे हो। एबिड की भौहें सिकुड़ गई। एडेलाइन ने धीरे से कहा, तुम्हें डर है कि एक दिन तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मशीनरी हो। यही वजह है कि तुम हर ऑफर को ठुकरा देते हो, है ना? उसकी बातों ने एबिड के भीतर एक सच्चाई को छू लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आवाज कांपते गुस्से में उठी। हाँ, यही वजह है कि मैं इन घटिया नोबल से नफरत करता हूँ। बार बार इस्तेमाल होना और फिर फेंक दिया जाना, मैं तंग आ चुका हूँ। एडेलाइन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें अब किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसकी खामोशी में एक गहरी उदासी थी। उस पल में एबिड को गुस्सा था जो थोड़ा कम हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उसने खड़ी ये औरत, एक नोबल, कैसे उसकी तकलीफ महसूस कर रही थी। एक नोबल होकर तुम मेरे दर्द को कैसे समझ सकती हो? एबिड चीखा। लेकिन उसके शब्दों को काटते हुए एडेलाइन ने धीरे से कहा, तुम सही हो एबिड। काश मेरी पूरी जिंदगी भी उसी एहसास से भरी न होती। उसका लहजा इतना टूटा हुआ था और सच्चा था कि एबिड पहली बार हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एडेलाइन जैसी औरत, जिसे सब ताकतवर और रहस्यमय समझते थे, वो भी अंदर से उसी बोझ को ढो रही है जो वो खुद उठा कर फिर रहा है। एबिड की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक लौटी। वो अब भी भीतर से उलझन में था, मगर अपने साथियों की बातें सुनकर उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। केन की ठोस बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं ही अपने लोगों को दिशा न बताऊं तो इन्हें कौन बताएगा? इनका क्या होगा? उसके बाकी साथियों की खिलखिलाहट कमरे में गूंज रही थी। कभी शिकायत करने वाले, कभी लड़खड़ाने वाले, आज सब उम्मीदों से भरे हुए थे। उस पल एबिड को एहसास हुआ कि उनके लिए सिर्फ एलिस ही एक सपना नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की संभावना है। उसने एडेलाइन की ओर देखा, वो लड़की जो अभी कुछ पल पहले उसकी दुखती रग पर हाथ रख चुकी थी, मगर अब उसकी मुस्कान में एक चुनौती थी, एक भरोसा था। ठीक है, एबिड ने गहरी सांस लेकर कहा। उसकी आवाज अब स्थिर और दृढ़ थी। आधा साल, अगर आधे साल में एलिस मेरे पास नहीं आई तो मैं और मेरे लोग इस वचन से आजाद होंगे। एडेलाइन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। और अगर आधे साल में तुमने खुद को साबित कर दिया तो न सिर्फ एलिस से मिलोगे, बल्कि इस दुनिया में अपनी असली जगह भी पाओगे। उसके शब्द कमरे में गूंज उठे और माहौल अचानक बदल गया। पहले भी तनाव भरी हवा अब उम्मीद और उत्साह में बदल चुकी थी। एबिड ने अपने साथियों को देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी। उसने धीमे स्वर में मगर पूरे दिल से कहा, सुन लो सब, आज से हम सिर्फ भाड़े के सैनिक नहीं, बल्कि नाइट्स बनने की राह पर है। और इस वक्त से आधा साल हमारा इम्तिहान होगा। फाइनली सारी नेगोशिएशन उनकी खत्म हो गई। तो उसके बाद उस शाम को एडेलाइन और बेंजर बाहर खाना खाने गए। टेबल पर खाना तो बहुत था, पर एटमॉस्फेयर हैवी था। बेंजर शांति से अपना खाना खाता रहा और एडेलाइन नर्वस थी। उससे स्टिक प्रॉपरली कट भी नहीं हो रही थी। एडेलाइन ने चुप्पी तोड़ते हुए बेंजर से कहा, और क्या वैक्यूम खाना नहीं खाने वाला है?
बंजार ने कैजुअली कहा, उसने तो इतना खा लिया था कि बस एक्सप्लोड होने वाला था वो। फिर भी दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस बना रहा। एडलाइन थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उससे मेंशन वाले उनके पुराने डिनर्स याद आ गए। बेंजर्क ने उसकी तरफ देखा। उसे एक अजीब सा लोनलीनेस महसूस हुआ। जब एडलाइन ने एक पीस फॉक्स से उठाया, उसने देखा बेंजर्क उसे घूर रहा था। तुम्हें कुछ कहना है क्या? उसने सीधे पूछा। बेंजर्क ने सिर हिलाकर मना कर दिया और एक पिंक बैग उसकी तरफ बढ़ाया। एडलाइन की आंखें चमक उठी। अरे, ये तो मुझे लगा खो गया। मैंने सोचा ही नहीं था कि ये मिल जाएगा। बेंजर्क ने कैजुअली बोला। कैन के पास था जब उसने तुझे किडनैप किया था। शायद उसे लगा कि ये वैल्यूएबल हो। एडलाइन हंसती। हाँ हाँ, टिपिकली कैन, बेंजर्क ने ऐड किया। और मुझे इसमें थोड़ा मैजिक फील हुआ। एडलाइन खुश होकर समझाने लगी। हाँ, सही कहा, इसमें जो भी डालती हूँ ना, सब इजीली फिट हो जाता है। एडलाइन ने मन में सोचा, थैंक गॉड वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। जब उसने वाइन का सिप लिया, उसने देखा बेंजर उसे फिर से घूर रहा है। एडलाइन शर्मा गई और हंसी रोककर बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कोई और देख लेगा तो सोचेगा तुम्हें लगता है कि मैं प्रीति हूँ। बेंजर ने कामली जवाब दिया। हाँ, सही है। एडलाइन शॉक में रह गई। क्या क्या कहा तुमने? बेंजर ने उसकी आंखों में देखते हुए रिपीट किया। मैं देख रहा हूँ क्योंकि तुम प्रीति हो और तुम्हारा ब्लश मुझे पीछे से याद दिलाता है। एडलाइन उसके वर्ड सुनकर बिल्कुल चौंक गई और बेंजर के गाल भी हल्की सी लाल हो गए। हाउ क्यूट, फाइनली दोनों साथ साथ है। और फिर ये सब सुनकर एडलाइन और भी नर्वस हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बेंजर ऐसे कैसे कह सकता है। क्या ये इंसान पागल है? उसके दिमाग में यही चल रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। बेंजर ने सीधे पूछा, तुम्हें प्रीति बुलाना पसंद नहीं है? उसकी गेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एडलाइन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, बस बहुत सडन तुमने ये सब बोला, उसने झिझकते हुए कहा। और फिर उसने नाइफ और फोर्क टेबल पर रख दिए। खाने का मन ही नहीं रहा उसका। उसकी आंखों में देखना मुश्किल हो गया था। दिल से तो अच्छा लग रहा था, पर उसके पास्ट के इनसिक्योरिटीज फिर से सरफेस पर आ गई थी। हर प्यार भरी बात उसके पुराने दर्द को छेड़ देती थी। एडलाइन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, वैसे तुम तो अपना हस्बैंड वाला प्रॉमिस भी निभा रहे हो। मुझे प्रीति बुलाया, हम एक रियल कपल लग रहे हैं। ये बोलते हुए उसकी हंसी जबरदस्ती वाली थी और आंखें बंद करके स्माइल किया। बेंजर ने कामली पर फर्म टोन में कहा, तुम मेरी वाइफ हो। एडलाइन ने आंखें चुराकर जवाब दिया, मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रही हूँ, हम दोनों के फायदे के लिए। उसके गाल और लाल हो गए, चाहे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। बेंजर कुछ और कहने ही वाला था कि एडलाइन अचानक खड़ी हो गई, चेयर पीछे खिसक गई। आई एम सॉरी, मुझे भूख नहीं है, क्या मैं पहले जा सकती हूँ? उसने जल्दी में कहा। वो पलटने ही वाली थी कि बेंजर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, उनकी आंखें मिली और कुछ पल के लिए वक्त रुक सा गया, लाइक बॉलीवुड मूवी। बेंजर की आवाज में एक हल्का सा डर और सच्चाई थी। तुमने मुझे अपना हस्बैंड कहा, मुझे वो सुनकर अच्छा लगा। एडलाइन उसकी आंखों में एक टक देख रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो ये सब बोलेगा। उसके वर्ड सिंपल थे पर दिल छू जाने वाले थे। एडलाइन एक पल के लिए रुकी। उसके दिल में अजीब सा डर था। उसने बेंजर की आंखों में देखा जिसमें एक डर था, एक सच्चाई थी जो उसे हिला गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतना स्ट्रॉन्ग इंसान भी ऐसे नाजुक लग सकता है। उसका मन तो कह रहा था कि रुके, उसका हाथ पकड़कर उसे कुछ बोले, पर फिर भी अंदर ही अंदर वो डर गई। डर कि अगर वो इस पल रुक गई तो शायद अपने आप को एक्सपोज कर देगी। थोड़ी देर तक दोनों के बीच सिर्फ आंखों का एक रिश्ता था, लेकिन एडलाइन का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने अपना हाथ झटका, उसका चेहरा थोड़ा चेंज आ गया, वो रियलिटी में वापस आ गई। फिर वो चेयर से उठी और बिना पीछे देखकर चल दी। उसने निकलते वक्त बस इतना कहा, तुम खाना खत्म कर लो। उसकी आवाज में एक उदासी थी, जैसे वो नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही हो।
पर दिल में तूफान था। उसके कदम तेज हो गए, जैसे हर सेकंड उसके लिए भारी पड़ रहा हो। बाहर निकलते ही एडेलाइन ने सोचा, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। उसकी आंखों का बोझ मैं नहीं झेल पा रही थी। अगर और थोड़ी देर बैठी होती तो शायद रो पड़ती। उसका दिल भारी था, पर उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था। रेस्टोरेंट के अंदर अब भी हंसी मजाक हो रहा था। लोग अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ खुश थे। कटलरी की आवाज आ रही थी, वेटर इधर उधर घूम रहे थे, लोगों की बातें हवा में गूंज रही थी। लेकिन बेंजर के लिए तो सब कुछ बंद हो गया था। वो वही टेबल पर अकेला बैठा था। उसकी नजर और उस खाली कुर्सी पर टिक गई थी जहां अब अभी कुछ पल पहले एयरलाइन बैठी थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसका एक हिस्सा उस कुर्सी के साथ ही उठकर चला गया हो। उसने मन ही मन सोचा, काश मैं उसे एक बार फिर और देख पाता। काश उसकी स्माइल फिर से सामने होती मेरे। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। उसने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में घूम रहा था कि कैसे उसने पहले एयरलाइन को सिर्फ एक जिम्मेदारी, एक डील की तरह देखा था। उसके लिए शादी बस एक समझौता थी, एक नाटक जिसमें दोनों अपना रोल निभा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बिना समझे वो उसे फील करने लगा। उसने अपने आप से पूछा, मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ? कभी किसी को देखकर मेरा दिल नहीं रुकता था, पर अब एडेलाइन की एक स्माइल से मेरी सांस थम जाती है। उसके दिमाग में उनके छोटे छोटे पल फ्लैश होने लगे। उसने याद किया जब एडेलाइन पहली बार हंसी थी तो उसका चेहरा कितना रोशन हो गया था। उसकी आंखों का वो हल्का सा नूर जो कभी कभी उसके दर्द को छुपाने की कोशिश करता था। उसने याद किया कैसे दोनों एक टेबल पर बैठकर बिना बात के भी एक सुकून फील करते थे। हर छोटी सी बात, हर छोटा सा मोमेंट अब उसके लिए अनमोल लग रहा था। पर अब सब खोखला लग रहा था। उसके अंदर एक खालीपन था। उसे लग रहा था जैसे कुछ जरूरी चीज उसके हाथ से फिसल रही हो, जैसे रेत की बूंदें उंगलियों के बीच से निकल जाती है। उसने सोचा, मुझे समझ नहीं आ रहा वो इतनी दूर क्यों लग रही है जबकि वो अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ थी। क्या मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा? उसके दिल में एक अजीब सा डर था, एक तरह का गिल्ट भी, कि शायद वो एडेलाइन के दर्द को समझ नहीं पा रहा। उसने सोचा, मैं उसे बचाना चाहता हूँ, पर क्या मैं उसको और हर्ट कर रहा हूँ? उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए सब यादें उसके दिमाग में भर आई। उसने एडेलाइन का चेहरा सोचा, उसका ब्लश, उसकी आंखें चुरा लेना और फिर उसकी आवाज जब उसने तुम मेरी वाइफ हो कहा था। सब कुछ उसके दिल को खींच रहा था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो देख कि वो अपने ही कमरे में था। खिड़की से धूप आ रही थी, लाल पर्दों पर चमक रही थी। फर्नीचर की एलिगेंस भी उसकी आंखों में अलग लग रही थी, जैसे हर एक चीज उसे एडेलाइन की याद दिला रही हो। उसने सोचा, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। अगर वो मुझसे दूर हो गई तो शायद मैं अपने आप को भी खो दूंगा। दिल में ये बात बार बार घूम रही थी। उसे लगा कि जो चीज वो अब महसूस कर रहा है उसे इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर को रियलाइज हो गया कि वो खुद से कितना प्यार करने लग गया है। अब चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तभी एक आवाज कॉरिडोर में गूंजी, ड्यूक बेंजर वेलकम बैक। काउंट लोन की आवाज थी। ये सुनकर बेंजर जैसे झटके से अपनी सोच से बाहर आया। उसे लगा कि वो किसी सपने में है या पुरानी याद के बीच अटका है। उसने इधर उधर देखा और समझा कि वो काउंट लॉन के मेंशन में था, लेकिन वो यहाँ आया कैसे? उसने अपने दिमाग को जोर दिया। उसे बस याद था कि डिनर के बाद वो सो गया था, पर उसके आगे सब ब्लर था। ज्यादा डर तब लगा जब उसने महसूस किया कि उसके पैर बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, जैसे किसी इनविजिबल ताकत ने उसे बांध कर रखा हो। उसने कोशिश की हिलाने की, पर लग रहा था जैसे पैर किसी ने जंजीर के साथ कसकर जकड़ लिए हो। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, क्या ये अजूरा का काम है या कुछ और? उसके कंफ्यूजन के बीच एक और आवाज कॉरिडोर से आई। काउंट लोन कह रहा था, मैं शर्मिंदा हूँ उसे ड्यूक बेंजर को दिखाने में, क्योंकि वो कई तरीकों से इनएडिक्वेट है। ये शब्द सुनकर बेंजर के स्पाइन में एक ठंडी सी सर्दी दौड़ा गई और तब उसके सामने एक सीन खुल गया, जैसे वो अपने पास्ट का एक टुकड़ा लाइव देख रहा हो। उसने देखा अपने पुराने रूप जो यूनिफॉर्म पहने हुए था
और चेहरे पर एक हल्का सा स्mirk था। ये वही दिन था जब उसने पहली बार एडेलाइन को देखा था। एक मेमोरी जो कब की काफी गहरी दब गई थी वक्त के नीचे। सीन को देखकर बेंजर के दिल में फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भर गया। ये क्या है, एक ट्विस्टेड ड्रीम या कोई फ्यूचर की वार्निंग? मैं किस दुनिया में अटका हूँ, पास्ट या प्रेजेंट? हर चीज ब्लर हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या सिर्फ उनका इमेजिनेशन। उसने सर हिलाकर अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश की। मैं यहाँ हूँ, मुझे अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना होगा। लेकिन अनसर्टेनिटी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कुछ राज ऐसे होते हैं जो खुलने के लिए ही बने होते हैं। उसने अपने सामने अपने पास्ट वाले खुद को देखा। वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन बेंजर अभी उसके शब्द प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं उस वक्त इतना कोल्ड हार्टेड था? क्या मैं सीरियसली एडेलाइन के साथ ऐसा कोई फैसला लेने वाला था? उसे लग रहा था शादी जैसे वर्ड को उस वक्त बस एक डील की तरह देखा गया होगा। पर आज जब उसने एडेलाइन के साथ वक्त गुजारा, जब उसने उसका असली चेहरा, उसका दर्द और उसकी मुस्कान देखी, तो उसे ये सोचना ही अजीब लग रहा था कि वो कभी उसे सिर्फ एक अरेंजमेंट की तरह देख सकता था। बेंजर का दिमाग अब घूमने लगा था। पास्ट के सीन सामने आ रहे थे, प्रेजेंट के जज्बात अंदर से तोड़ रहे थे। उसने सोचा, क्या मैं खुद को समझ भी पा रहा हूँ या नहीं? क्या वो सिर्फ एक सपना था या मुझे दिखाया जा रहा है कि मैं क्या खो सकता हूँ? उसका दिल अब एक ही बात कह रहा था कि जो भी रियलिटी है, जो भी राज है, उसे एडेलाइन को खोना नहीं था। उसके पास्ट का बेंजर उसकी आंखों के सामने था, लेकिन करंट बेंजर के अंदर एक नया सच जाग रहा था। बेंजर अभी भी अपने ख्यालों में उलझा था। उसे समझ नहीं रहा था कि उसने पहले ऐसा सोचा भी कैसे था, जब चाहे एडेलाइन को पकड़कर बांध कर क्यों नहीं रख दिया। इतना सिंपल था ना। ये ख्याल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसका अपना ही पुराना चेहरा उसके सामने खड़ा था, जैसे आईने उसकी गलतियां दिखाने आया हो। वो खुद को ही घूर रहा था। पहले का बेंजर जो सिर्फ अपना फायदा सोचता था, और आज का बेंजर जो उस सोच से परेशान हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था अपने ही अंधेपन पर। इतना कुछ करते हुए भी उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके डिसीजन एडेलाइन पर क्या असर होगा। हर एक याद उसके दिल में चुभने लगी, जैसे पुराने जख्म दोबारा खुल गए हो। इसी बेचैनी के बीच एक हल्की सी खामोशी तोड़ती है लेडी एडेलाइन की उम्मीद। जैसे ही वो कमरे में आई, माहौल बदल गया। हवा में अजीब सा इंतजार भर गया। बेंजर की आंखें तुरंत उस पर टिक गई। उसका चलना, उसका दर दर कर कदम रखना, सब कुछ जैसे एक अलग ही कश्मकश ला रहा था। एडेलाइन के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। उसकी निगाह नीचे झुकी थी, कदम धीमे थे। उसका हर अंदाज ये कह रहा था कि वो अपनी जगह लेकर खुद ही अनश्योर है। और फिर काउंट लॉन की थकी आवाज ने टेंशन और बढ़ा दी। उसकी उंगलियां टेबल पर चिड़चिड़ाहट से टपक रही थी, जैसे वो एक सेकंड भी इंतजार नहीं करना चाहता। एडेलाइन ने हिम्मत जुटाई और धीरे से अपने परिचय दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, एक एक शब्द जैसे बहुत मुश्किल से निकल रहे हो। बेंजर उस वक्त बिल्कुल चुप था, चेहरे पर एक शांत मास्क, पर अंदर ही अंदर तूफान चल रहा था। उसकी आंखें एडेलाइन की आंखों से मिली और बस उस पल में सब कुछ रुक गया। वो एक खामोश लम्हा था, पर दोनों के दिल में अजीब सा असर छोड़ गया। एडेलाइन की आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। और बेंजर के अंदर एक पहचान सी जगी, डर और लगाव दोनों मिलाकर, जैसे दोनों एक दूसरे के टुकड़े हो जो सही जगह फिट होकर एक बड़ा राज खोलने वाले हो। फिर भी बेंजर उलझन में था। सामने उसका पुराना रूप था और सामने एडेलाइन का नया रूप। दोनों के बीच खुद को समझाना मुश्किल था। उसके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था, क्या मैं वाकई ऐसा इंसान था? क्या मैं उसे सिर्फ एक दिल, एक रिश्ते के नाम पर देख रहा था? एडेलाइन की आवाज दोबारा सुनाई दी, पर इस बार और भी हिचकिचाहट भरी। उसके गाल लाल हो गए थे शर्म से, और उसने बेंजर की आंखों में देखना भी छोड़ दिया। जो एडेलाइन कभी इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी रोशनी से भरी रहती थी, वो अब बिल्कुल बदली हुई थी। धीमी, चुप
और अपने आप में खोई हुई। ये बदलाव देखकर बंजर को समझ नहीं आया। वो उस दिन एडेलाइन को याद कर रहा था जिसे देखकर उसका दिल धड़कना भूल जाता था, पर अब सामने एक ऐसी एडेलाइन थी जो अपने ही परछाई बन गई थी। ये सब उसे इरिटेट भी कर रहा था और कंफ्यूज भी। और जैसे ही वो उसके पास से गुजरा, उसके चेहरे पर एक छोटी सी नफरत से झलक आई। वो खुद नहीं समझ पा रहा था ये गुस्सा एडेलाइन पर था या अपने आप पर। बस इतना जरूर था, उस पर बंजर के दिल में इतनी उलझन थी कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि असली सच्चाई क्या है, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, या फिर वो रिश्ते की एक ऐसी डोर जो नफरत और लगाव के बीच कहीं अटकी हुई थी। बंजर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ ठीक ना हो। उसके सामने जो एडेलाइन थी वो उस लड़की से बिल्कुल अलग लग रही थी जिसे वो कभी जानता था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल उठता, क्या ये वही एडेलाइन है? क्या ये वाकई उसी लड़की की तस्वीर है जो कभी इतनी जिंदा दिल थी? ये बदलाव समझना मुश्किल था। उसने अपने पुराने दिन याद किए जब एडेलाइन हमेशा उत्साह से भरी होती थी, अपने ख्याल खुद रखना जानती थी, लेकिन अब उसके सामने एक शांत, थोड़ी सी टूटी हुई एडेलाइन थी जो अपने ही ख्यालों में दब गई थी। ये फर्क बंजर को उलझन में डाल रहा था। पीछे चल रहा एस्टर भी इस बदलाव को देखकर रुका नहीं। उसने हल्की सी ताना मारकर कहा, लगता है इसे अब कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। देखो ना कितनी बदली हुई है। उसके शब्दों में शंका और हल्का सा मजाक था, लेकिन बंजर ने उसकी बात को हल्का सा झाड़ दिया। बाहर से उनका चेहरा बिल्कुल ठंडा था, जैसे उसे कोई परवाह ना हो, पर अंदर से उसके दिल में चैन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एडेलाइन इतनी चुप क्यों हो गई है। उसका ये नया रूप उसके अंदर हजार सवाल जगा रहा था। दोनों के बीच बातचीत एक अजीब सी तनाव भरी थी। एस्टर शक जताता जा रहा था और बेंजर बस चुपचाप उसे इग्नोर करता रहा। पर असली बात यह थी कि बेंजर खुद भी अंदर से परेशान था। उनके बीच एक नया रिश्ता बनने वाला था, पर उस रिश्ते की बुनियाद ही उलझन और अनसर्टेनिटी पे टिकी हुई लग रही थी। एडेलाइन की असली नीयत क्या थी, ये सवाल उसके दिल को और भी भारी कर रहा था। वो आगे बढ़ रहा था, पर उसके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। एडेलाइन जैसे चेंज ही हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि आगे का सफर आसान नहीं होगा और एडेलाइन के अंदर छुपा सच समझने के लिए और ज्यादा कसौटी पर खुद को रखना पड़ेगा। उस बीच एस्टर के होठों से एक धीमी सी बात निकल गई, एक ऐसी बात जो बेंजर के कानों में गूंजती रही, कड़वी लगती रही। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि क्यों उसने एडेलाइन को इतनी आसानी से डिसमिस कर दिया। उसका अपना दूसरा रूप जो इस सीन को दूर से देख रहा था बिल्कुल हैरान रह गया। उसने देखा कि वो कितना ठंडा, कितना निर्लज्ज हो चुका है, जैसे एडेलाइन के दुख का उस पर कोई भी लेना देना ना हो। और सच में एडेलाइन उस वक्त बिल्कुल अकेली रह गई थी। बेंजर और एस्टर दोनों निकल गए और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसकी खामोशी उसके दिल का दर्द बड़ा कर रही थी। उसका आंसुओं में डूबना एक साफ निशानी थी कि बेंजर की ठंडी बातों ने उसके दिल को कैसे चोट पहुंचाई है। वो पल इतना कठिन था कि उसका दर्द कमरे की हवा में भी महसूस किया जा सकता था। फिर दृश्य बदल गया। बेंजर खुद को एक गहरे अंधेरे जंगल में पाया। रात का सन्नाटा, हवा का बोझ और उसके होठों में बेहोश एडेलाइन का जिस्म। उसने उसे अपनी गोद में संभाला हुआ था। उसके साथ हल्के हल्के चल रही थी और बेंजर उसे घूर कर देख रहा था, जैसे उसे खुद से चिपकाए रखना चाहता हो। एस्टर अभी भी पीछे था। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। उसने कहा, ये कितनी बड़ी परेशानी बन गई है, हमेशा अपने साथ बोझ लेकर चलना है क्या? उसकी आवाज में चेड़ छुपी थी, जैसे एडेलाइन की हालत उसके लिए सिर्फ एक रुकावट हो। पर बेंजर चुप था। उसने सिर्फ एडेलाइन के चेहरे पर अपनी उंगलियों से हल्का सा स्पर्श किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और हैरानी थी, जैसे उसे पहली बार समझ आ रहा हो कि एडेलाइन सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, कुछ और भी है। उसके होठों से एक हल्की सी फुहार जैसे आवाज निकल गई, एक धीमा, बस खुद से कहा और शब्द कितने खूबसूरत है। वो पल, उसकी स्पर्श और वो धीमी फुसफुसाहट, अंधेरे जंगल के बीच एक रोशनी जैसे चमक उठी। बेंजर खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो एडेलाइन के लिए इतना कुछ महसूस क्यों कर रहा है, जबकि थोड़ी देर पहले उसने उसे इतनी ठंडक से काट दिया था।
इसी बीच दूसरा बेंजर स्थिर खड़ा था, विश्वास न कर पा रहा हो। वो अपने जज्बात और अपनी ही शैडो के बीच की एक अजीब सी तकरार को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वो अपनी सूझबूझ खो रहा था, या फिर ये दृश्य उसके दिल के सबसे गहरे ख्वाहिशों का प्रतीक था? जब उसने सामने खिलते हुए उस कोमल पल को देखा तो उसके अंदर शक और भी ज्यादा बढ़ गया। एडवाइन की पलकें झपी और उसकी गहरी बैगनी आंखें सामने आई। एक पल के लिए उनकी नजर मिली और बिना कुछ कहे सब कह गई। एडलाइन धीरे से बेंजर की बाहों से खुद को अलग करती है। उसके गालों पर लाली थी और बेंजर के कानों पर भी लाज की लाली छाई थी। आई एम सॉरी। एडलाइन के होठों से निकले शब्द हवा में लटक रहे थे। वो परेशान सी थी और पलट गई, उंगलियों को बेचैनी से हिलाती रही। उसकी प्रतिक्रिया देखकर बेंजर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने सोचा, अगर वो उसके स्पर्श से पीछे हट रही है तो शायद उसे ज्यादा संभल कर चलना होगा। ये विचार उसके दिल में एक असामान्य बेचैनी छोड़ गया। अब वो दोनों अंधेरे जंगल में खड़े थे। एडलाइन ने घबराकर पूछा, हम कहाँ हैं? बेंजर ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस। तभी पास का एक पेड़ जाग उठा और एडलाइन चिल्लाकर पीछे हट गई। ये देखकर दूसरा बेंजर भी चौंक गया। उसने पहली बार एडलाइन को इतनी कमजोर और डरे हुए रूप में देखा था। चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, अब तुम्हें यही रहना होगा। इसे आदत डाल लो, बेंजर ने ठंडी आवाज में कहा। उसके शब्द एडलाइन के दिल को कांप गया। उसने धीरे से सॉरी कहा और नजर झुका ली। उसका शरीर स्पष्ट रूप से असुविधा में था। चलो आगे बढ़ते हैं, बेंजर ने कहा। एस्टर रास्ता दिखाते चला और बेंजर पीछे चलते हुए खुद में उलझा रहा। उसके मन में शब्द थे पर वो समझ नहीं पा रहा था कैसे एडलाइन से बात करे। उसने कभी औरत के साथ इस तरह का अनुभव नहीं किया था। थोड़ा सोचने के बाद उसने उस तरफ देख कर कहा, सुनो, तुम्हारा नाम एडलाइन है और आज से तुम्हें एक उपयोगी डचेस बनना पड़ेगा। उसके शब्द कठोर थे लेकिन उनके अंदर एक अनजाना भार भी था, जैसे किस्मत उनके रिश्तों को जोड़ रही हो। एडलाइन चुप रही, उसकी आंखें बालों से छुप गई थी। बेंजर को फिर भी महसूस हुआ कि उनकी किस्मतें किसी अजीब तरीके से एक दूसरे से बंधी है। तब बेंजर ने अपनी आंखें खोली। वो अपने बिस्तर पर पड़ा था। खिड़की से आते सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसने उन सपनों जैसे दृश्य को याद किया। एडलाइन की उदासी भरी आवाज उसके कानों में भी गूंज रही थी। वो अपने कमरे की बालकनी पर आया, कैजुअल कपड़ों में उलझे हुए बालों के साथ। बाहर पक्षियों की मधुर आवाज थी लेकिन उसका मन अब भी भारी था। उसने खुद से कहा, क्या ये सिर्फ एक सपना था या इसमें कुछ ज्यादा गहरा था? और फिर उसने अपने हाथों की तरफ गहरी नजर से देखा। ये जो मैंने इतनी सारे बेंजर के फीलिंग, जो भी ड्रीम्स था वो एक्सप्लेन किया, वो सब कुछ एडलाइन के पिछले जन्म का था जो बेंजर को इस जन्म में दिख रहा था। सो इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत होना। मतलब पिछले जन्म में बेंजर उसको पसंद करता था। चलो आगे की स्टोरी देखते हैं। अब वो सोच में डूबा था, नीचे बाजार के शोर शराबे को देखता हुआ। उसके मन में एक अजीब सा सवाल था, ये सपना क्यों यही इस हवेली के अंदर ही आता है? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्या वाकई कुछ लोगों की तरह सपने हमारे दबे हुए अरमानों को दिखाते हैं? उस विचार ने उसके मन को जकड़ लिया। क्या एडले का उसके सपने में आना उसके छुपे हुए जज्बात का प्रतीक है? ये सोचना भी उसके लिए कठिन था। उसने कभी ये नहीं चाहा था कि एडले इतनी उदास और कमजोर लगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी शादी से पहले एस्टर ने उसे बताया था। उस एडले से ये रूप बिल्कुल अलग था जिसे वो जानता था। ये सोच उसे बेचैन कर रही थी। उसे चैन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ अपने कमरे में एडलाइन खुद अपने अंदरूनी संघर्ष से जूझ रही थी। वो नींद नहीं ले पा रही थी। दिन भर की घटनाओं की याद उसके मन में गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि शायद बेंजर ने उसके बर्ताव को गलत समझा होगा। ये बोझ इतना भारी था कि वो एक पल के लिए भी आराम नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर में ठंडी पसीने से भीगकर वो झट से उठ बैठी। उसके मन से अजीब बेचैन विचार जा ही नहीं रहे थे। मुझे क्या करना चाहिए, उसने सोचा। उसे याद आया
कि कैसे दोपहर में वो अचानक ही बेंजर के सामने से उठकर चली गई थी। उस याद ने उसके मन में और भी परेशानी भर दी। उसने अपने हाथ ब्लैंकेट पर जोर से कस लिए, शर्म से भर गई। अपने आचरण के परिणामों पर सोचकर वो परेशान थी। बेंजर अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, फिर भी उसे डर था कि शायद इस बार वो निराश हो गए होंगे। क्या इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा? उसने गहरी सांस लेकर अपना चेहरा अपनी बाहों में छुपा लिया, फिर एक नया संकल्प लेकर उठ बैठी। नाइट गाउन में उसने शूज पहने, एक रोब ओढ़ा और बेंजर के कमरे की तरफ चल दी। उसने ठान लिया था मुझे माफी मांगनी चाहिए। चलती हुई उसके मन में हल्का सा डर था, कहीं फिर से प्यार में गिरकर वो कमजोर ना हो जाए, लेकिन साथ ही उसने ये भी ठान लिया था कि ऑकवर्डनेस उनके बीच बाधा नहीं बनेगी। जब वो चलती हुई बेंजर के कमरे के पास पहुंची तो बालकनी पर उसे खड़ा देखकर रुक गई। रे, उसने इस हिचकिचाहट भरी आवाज में पुकारा। उसकी आवाज में चिंता थी, जैसे पूछ रही हो क्या वो अभी भी पहली वाली घटना से नाराज है। बेंजर ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ओह तुम जाग गई। उसकी आवाज नम्रता से भरी थी, पर उसकी थकी हुई आंखें सब कुछ कह रही थी। नीचे घिरे हुए काले घेरे उसकी नींद ना मिलने की गवाही दे रहे थे। ये देखकर एडेलाइन की चिंता और गहरी हो गई। उसने प्यार और चिंता से पूछा, तुम ठीक हो ना? तुमसे एक बात पूछनी थी, बेंजर ने धीरे से कहा, जैसे कुछ गहरी सोच में हो। रे, एडेलाइन ने उसका नाम लिया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक आई। उसने उसके थके और परेशान चेहरे को गौर से देखा और अचानक बोल पड़ी, हे भगवान, तुम्हारा चेहरा, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं, बेंजर ने धीमे स्वर में कहा। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, एडेले, क्या तुम्हें भी सपने आते हैं? उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे इस सवाल का उत्तर उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो। एडेलिन एक पल के लिए चौंक गई। सपने? ऐसा कौन है जिसे सपने नहीं आते? उसने सहज भाव से कहा, मगर तभी उसे याद आया उसका पति तो देव है जिसे साधारण सपने नहीं आते थे, बस भविष्य की झलक उस जैसे सपने। उसे झेप सी महसूस हुई कि बिना सोचे समझे उसने तुरंत उत्तर दे दिया। लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उसने हैरानी से कहा। बस मैं जानना चाहता था, कल रात तुम्हें कोई सपना आया था? बेंजर ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मुझे ठीक ठीक याद नहीं, हाल ही में मुझे कोई सपना याद नहीं रहा। वैसे भी उठते ही सपने धुंधले पड़ जाते हैं, एडेलाइन ने सोचा। फिर अचानक उसके मन में शंका आई और बोली, कहीं मैंने नींद में कुछ कहा तो नहीं? उसकी आवाज में घबराहट थी। बेंजर ने नजरें फेर ली। नहीं, मुझे तो बस सपनों के बारे में जिज्ञासा थी। उसकी आंखों में जैसे कोई राज छुपा था। एडेलाइन ने महसूस किया कि उसकी रात तो सामान्य थी, तो क्या सिर्फ बेंजर ही सपने देख रहा था? उसे अचानक याद आया कि वह यहाँ क्यों आई थी। उसने कुछ देर सोचा और हिम्मत जुटाकर बोली, रे, कल शाम की बात मैंने फिर से सोची। मुझे लगता है बिना कुछ कहे वहां से चले जाना मेरी गलती थी। मैं तुमसे बेंजर ने उसी पल उसे काट दिया। नहीं, एडेलाइन ने सन्न रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह प्रक्रिया देगा। माफी मत मांगो। उसका स्वर ठंडा था और कठोर भी। एक पल के लिए एडेलाइन का दिल सिहर उठा, जैसे सपने वाली डरी सहमी एडेलाइन उसके सामने लौट आई हो। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, बेंजर ने तीखे स्वर में कहा। उसकी आंखों में उलझन और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। सपने वाली एडेलाइन की परछाई बार बार उसके जहन में उभर रही थी। ठीक है, मैं शायद फिर से हद पार नहीं करूंगी, एडेलाइन ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखें उसके बालों के पीछे छुप गई और वह पलट गई। दिल में एक गहरा दर्द था। उसने मन ही मन सोचा, वह आखिर उम्मीद ही क्या कर रही थी? बेंजर तो हमेशा ऐसा ही रहा है। चलो नीचे चलते हैं, वैकिन भी इंतजार कर रहा होगा। उसने हल्की सी मुस्कान का आभास देने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज में उदासी और थकान की झलक थी। वह धीरे धीरे चलने लगी। एडेले, बेंजर के दिल से एक खामोश पुकार निकली। उसके मन में एक बेचैनी थी। वह उसके चेहरे से उस उदासी को मिटा देना चाहता था, मगर शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंच पाए। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था,
क्या वह फिर वही उदास चेहरा लिए खड़ी थी? सपने में जो बेंजर ने देखा वही मंजर उसके सामने आ गया था। तीनों लोग बाहर बैठे थे। बीच में वैकिन था जो अपने खाने में पूरे मन से लगा हुआ था। उसकी हर बाइट में एक अलग ही खुशी थी। बाहर बैठकर खाना खाना कितना अच्छा लगता है। मैं तो सिर्फ इसलिए आउटडोर मिशन लेता हूँ ताकि यहाँ का खाना मिल सके, वैकिन ने बीच की बाइट में बोला। उसके चेहरे पर बची हुई खुशी साफ थी। मीट खाते खाते वो उत्साह से बोल पड़ा, अच्छा तो इसलिए तुम बार बार मिशन पर जाते रहते हो क्योंकि तुम्हें मेंशन का खाना पसंद नहीं है? एडलिन हंसी रोक ना सकी और मजाक में उसे छेड़ दिया। वैकिन ने अपने गर्दन को खुजाया जैसे शर्मिंदा हो गया हो। उनके पास खड़े बेंजर बाहर से तो चुपचाप अपना कॉफी पी रहा था जैसे कुछ फर्क ही ना पड़ता हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो उनकी बात सुन रहा था। प्लीज एडेलाइन, इसे सीक्रेट ही रखना, वैकिन ने जल्दबाजी में कहा। अब उसके चेहरे की मस्ती बदलकर गुहार में बदल गई। देखते हैं, मैं सोचूंगी, एडेलाइन ने हल्की सी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और वैकिन को और छेड़ दिया। वैकिन की आंखें फैल गई जैसे चुपचाप उसने गुहार कर रहा हो कि कोई शरारत मत करो, मैं एक ड्रिंक लेने जा रही हूँ, एडेलाइन ने कुर्सी से उठते हुए कहा और दोनों को बताकर चल दी। ठीक है, जल्दी वापस आना, वैकिन ने हाथ हिलाकर कहा। उस समय बेंजर की नज़र उसके पीछे तक गई। चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहा। एक पल के लिए उन दोनों के बीच एक खामोशी थी जो सब कुछ कह रही थी। क्या तुम्हारी लड़ाई हो गई है एडेलाइन से? मैंने तो कल जानबूझकर चला गया था ताकि तुम दोनों डिनर साथ कर सको। तुम्हें पता भी है तुमने तो आज पूरे दिन बात तक नहीं की एक दूसरे से, वैकिन ने गुस्से भरी आवाज में कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था जैसे उसके अंदर के गुस्सा को दबाना मुश्किल हो रहा हो। मैं खुद परेशान हूँ, तू चुप रह, बेंजर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसके चेहरे पर थकान और परेशानी दोनों थी। उसने अपने सर को हाथ में पकड़ लिया और जैसे अपने अंदर के तूफान को संभालने की कोशिश कर रहा हो। उफ, ये कितना परेशान करने वाला है। उसके दिल में बस गुस्सा और उलझन थी। वैकिन भी धीरे धीरे भड़क गया था। उसे अचानक याद आया कि मेवन ने कहा, वैकिन तुम इन्हें हमेशा साथ रहने दो। उसे मेवन के मुस्कुराता चेहरा याद आया और खुद ही गुस्से में बैठ गया, हाथ बंद कर जैसे बच्चों की तरह मुंह फुलाकर। मूड समझ लो वैकिन, मेवन की आवाज जैसे अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। तभी बेंजर ने अचानक पूछा, सुनो वैकिन, तुम्हें कभी कोई सपना देखा है? ये सुनकर वैकिन चौंक गया। हाँ, सपना? उसने हैरानी से कहा। नहीं, कभी नहीं। उसने अपना सिर जोर से हिलाया जैसे इस बात को तुरंत टाल दिया हो। एक बार भी नहीं? नहीं। और क्यों तुम ऐसा ऑब्वियस सवाल पूछ रहे हो? मैं तो कभी कोई प्रोफेसी तक नहीं देखा, वैकिन ने सीधे जवाब दिया। बेंजर ने फिर से उस पर नजर डाली। फिर अगर उसने सवाल अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उसका ध्यान अभी भी पूरी तरह वैकिन पर था। वैकिन एकदम से चौंक गया। उसके चेहरे पर हैरानी जम गई जैसे कुछ पल के लिए उसकी बोली ही बंद हो गई हो। मैं कैसे जान सकता हूँ उसके सपने के बारे में? और वैसे भी अगर हम में से किसी ने सपना देखा होता तो उसकी बात अब तक सब जगह फैल चुकी होती। लेकिन तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुमने कोई सपना देखा है? वैकिन ने पूछा। उसके शब्द खाने की एक एक बाइट के बीच निकल रहे थे जैसे वो आराम से खाता हुआ बात भी कर रहा हो। बेंजर ने अपने हाथ अपने चेहरे पर रखा और सोचने लगा। नहीं, बस ये सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि सपना आए लेकिन वो प्रोफेसी ना हो। वैकिन हंसा और सर हिला दिया। तुम अजीब अजीब बातें सोचते रहते हो। मैं तो 100 साल से भी ज़्यादा जिंदा हूँ, जब मैं गहरी नींद में था उससे पहले भी, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि किसी देव को सपना आया हो। अगर कभी ऐसा होता तो ज़रूर अफवाह फैल जाती, सबके लिए बड़ी अजीब बात होती। फिर उसने हाथ हिलाकर बेपरवाही दिखाते हुए बोला, पर हाँ, शायद लोग शर्मिंदा हो जाते इस बात को लेकर। शर्मिंदा? क्या मतलब? बेंजर ने तुरंत पूछा। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वैकिन ने अपना कप उठाया और सिप लेते हुए बोला, सुना है इंसान अपने कमज़ोर मन को बचाने के लिए सपने देखते हैं, जैसे एक तरह का अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाला हिप्नोसिस। ये सुनकर बेंजर का दिमाग एक पल के लिए ठिठक गया। क्या इसका मतलब था कि जो सपना उसने देखा वो असल में उसके अपने मन की रक्षा के लिए था?
और देव तो ऐसे सपने देखते ही नहीं। ये सोचकर उसके शरीर में सिरहंसी दौड़ गई। कुछ पल के लिए वो बस सोच में जम गया। कैप्टन, वैकिन की चिंतित आवाज ने उसे वापस हकीकत में ला दिया। तभी एक खिलखिलाहट सी आवाज सुनाई दी। अरे जेंटलमैन, खाना खत्म हो गया। एडलाइन सामने खड़ी थी। उसकी मुस्कान से पूरा माहौल रोशन हो गया था। एडलाइन, वैकिन ने खुशी से पुकारा। उसके आने से वो सरप्राइज हो गया था। अब हमें निकलना चाहिए, एडलाइन ने धीरे और विश्वास भरे लहजे में कहा। क्या कहा? वैकिन ने हैरानी से पूछा। बेंजर चुपचाप ध्यान से सुन रहा था। अरे तुम भूल गए, हम ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट में पैसे कमाने जा रहे थे, एडलाइन ने हल्का सा शर्मा कर कहा। उसकी आंखों में अब भी विश्वास की चमक थी। वो आगे झुकी और अपने हाथ टेबल पर रखकर बोली, इसलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम दोनों के पास अभी कितने पैसे हैं? ये सुनकर वैकिन और बेंसर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों ने अपना सारा पैसा टेबल पर निकाल कर रख दिया। एडलाइन ने बड़े ध्यान से कॉइन्स गिनने शुरू किए। एक एक कर वो कॉइन्स को गिनती गई और सही तरीके से रख दिया। 10 गोल्ड, 50 सिल्वर और लगभग 655 तालु उसने टोटल बताया। उसकी नज़र दोनों पर गई। अच्छा, तो ये सब पैसा मुझे दे दो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक चमक थी, जैसे विश्वास से भरी हुई मुस्कान हो। उस सिटी के सारे लोग एक बड़े नोटिस बोर्ड के आसपास जमा हो गए थे। वहाँ ग्लैडिएटर फाइटर्स के नाम और उनके मैच का शेड्यूल चिपका हुआ था। लोग भीड़ में घुसकर बोर्ड तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे बातें करते हुए आने वाले मुकाबलों पर चर्चा भी कर रहे थे। एडलाइन और बेंजर भी भीड़ में से रास्ते बनाते हुए बोर्ड के पास पहुंचे। एडलाइन ने ध्यान से नाम पढ़े और फिर अपने साथियों की तरफ मुड़कर बोली, हमें जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है ग्रेट थिप ऑफ हेल। उसने अपनी उंगलियों से उस नाम की तरफ इशारा किया। बेंजर, तुम्हें पता है ये कौन है? उसने देखा कि बेंजर के चेहरे पर उलझन थी, जैसे वो इस फाइटर के बारे में नहीं जानता हो। लेकिन एडलाइन को पूरा विश्वास था कि वैकिन इस नाम से वाकिफ होगा। वैकिन ने हाँ में सिर हिला दिया। सबको पता है, उसने ग्लैडिएटर कॉन्टेस्ट में लगातार जीत हासिल की है, इसलिए ज़्यादातर लोग उसी पर दाव लगाएंगे। वैन भी सोचता हुआ बोला, हाँ, मेरे जैसे कई लोग होंगे जो सिर्फ ग्रेट थिप ऑफ हेल पर ही दाव लगाएंगे। उसने अपनी चीन को खुजलाते हुए कहा। एडलाइन ने उस शक्तिशाली फाइटर की आंखों, शक्ल और शौर्य याद किया। फिर मुस्कान के साथ पूछा, तो अब सवाल ये है, हम सबसे ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं जब सब लोग ग्रेट थिप ऑफ हेल पर ही दाव लगा रहे हैं? उसके इस प्रश्न ने वैकिन और बेंजर दोनों का ध्यान खींच लिया। दोनों एक्साइटमेंट से उसकी स्ट्रैटेजी सुन रहे थे, लेकिन एडलाइन ने तुरंत जवाब देने के बजाय उन्हें सोचने का वक्त दिया। शायद हमें उसके अपोनेंट पर दाव लगाना होगा और उसके लिए ज़रूरी होगा कि ग्रेट थिप हार जाए, वैकिन ने सोचकर कहा। फिर उसने अपना सिर हिला दिया, जैसे अपने ही ख्याल को नकार रहा हो। पर यह लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, बेंजर ने तुरंत कहा। उसके लिए ये विचार ही अजीब था, क्योंकि ग्रेट थिप अब तक कभी हारा नहीं था। एडलाइन ने हल्का सा हंसी। उसे मजा आ रहा था कि वैकिन ने सही बात समझ ली। बेंजर उन दोनों की बातचीत चुपचाप देख रहा था। बिल्कुल सही जवाब, एडलाइन ने तस्दीक की और वैकिन की तरफ आंख मार दी। फाइनल्स में मैं अपना सारा दाव ग्रेट थिप के अपोनेंट पर लगाऊंगी, उसके खुद के बजाय। बेंजर की आंखों में हैरानी थी। उसके लिए एडलाइन की ये सोच समझ पाना मुश्किल था। एडलाइन ने उसके चेहरे की तस्वीर पढ़ ली और मुस्कान के साथ बोली, और रिजल्ट क्या होगा ये तुम खुद देखना चाहते हो? उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और हल्की सी शरारत भरी मुस्कान दी। इसी दौरान एक ऑफिस रूम में एक आदमी डेस्क पर बैठा था। उसके हाथ में एक बैटिंग स्लिप थी जिसमें एडलाइन की मोहर लगी थी। उसने अपने सामने बैठे व्यक्ति से गुस्से भरी आवाज में पूछा, ये कौन है जो इतना बड़ा दाव लगा रहा है इस निकम्मे पर? सामने सोफे पर बैठा आदमी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, वो और मुंह में तंबाकू वाली पाइप थी, आराम से बोला, हाँ, मोहर असली है। जब वो अपना पैसा खुद से दान देना चाहती है तो हम रोकने वाले कौन होते हैं? डेस्क पर बैठा व्यक्ति हंस पड़ा और अपनी गर्दन खुजलाते हुए बोला,
सही कहा। वैसे ग्रेट थीफ ऑफ हेल का क्या हाल है आजकल? ये कहते हुए वो उठकर सोफे की तरफ चल दिया, अपने हाथ जोड़कर छाती पर रखे। वो सेमीफाइनल्स तक बिना एक भी खरोच के पहुंच गया। न्यूज़पेपर पढ़ने वाले आदमी ने शांत आवाज में जवाब दिया। फिर वो वोल्फ फोन कैसा है जिस पर उसने दाव लगाया था? सोफा पर बैठे आदमी ने पूछा। वो तो एक कमज़ोर सा लगता है, सिर्फ किस्मत से फिनाले में घुस गया। न्यूज़पेपर वाले ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा और अपने होठों से पाइप फटा ली। मैं उससे इसलिए गौर से देख रहा था क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि जिस पर इतना बड़ा दाव लगाया गया है वो कैसा होगा, लेकिन फ्रैंकली उसमें कुछ खास देखने लायक नहीं है, उसने बेपरवाह लहजे में कहा और फिर से अपने पाइप सुलगा लिया। तभी बाहर से जोर जोर की चीख पुकार और शोर सुनाई दिया। अरे, फाइनल शुरू होने वाला है, ऑरेंज बालों वाला आदमी चिल्लाया। चलो थोड़ा पैसा कमाते हैं। न्यूज़पेपर वाले आदमी ने हाँ बोला। उसने न्यूज़पेपर फोल्ड करके टेबल पर रख दिया और दोनों बाहर निकल गए। एरना के अंदर गूंज उठी, द ग्रेट थीफ ऑफ हॉल इज एंटरिंग। उसे ग्लैडिएटर के ग्रैंड एंट्री के साथ ही पूरी भीड़ उत्साह में चीयर करने लगी। हर तरफ से आवाज़ों का एक तूफान मच गया। फाइनल्स अब शुरू हो रहे हैं। लाउडस्पीकर से घोषणा हुई और सबका दिल तेज धड़कने लगा। इस बीच एडलाइन ने एक बड़ी सी बोरी बेंजर्क और वैकिन के सामने रखी। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। यह है 2000 गोल्ड जो मैंने आज के दाव में जीते हैं, उसने फक्र से कहा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे अपना बड़ा उपलब्धि दिखाना चाहती हो। 2000 गोल्ड? वैकिन की आंखें खुल गई। मुझे तो याद है तुम्हारे पास 10 गोल्ड और 50 सिल्वर थे। उसका दिमाग ये बड़ा बदलाव समझ ही नहीं पा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। हाँ, सब मल्टीप्लाई होकर 2000 गोल्ड बन गए ना? एयरलाइन ने तस्दीक की, अपने सर हाँ में हिलाते हुए कहा। वैकिन ने जोर से निगल लिया। उसने सोचा, एक गोल्ड कॉइन ही 2 आम लोगों के लिए पूरी जिंदगी के लिए काफी होता है, और यहाँ 2000 गोल्ड है। एडलाइन ने अपना सिर ऊंचा रखते हुए दोनों हाथ पीछे बांध लिए और गर्व से आगे चलने लगी। चलो, हमें अपना काम मिल गया, अब रुकने की कोई वजह नहीं है, उसने निश्चय के साथ कहा। वैकिन अभी भी हकला रहा था। अभी तक उसके दिमाग में इतने बड़े पलट का असर बैठा हुआ था। रुको एक पल, वो लोग जाने ही वाले थे कि किसी ने उन्हें रोक लिया। एयरलाइन ने मुड़कर देखा। एक बूढ़े आदमी अपने हाथ में लाठी लिए खड़ा था। उसके लंबे हल्के सफेद बाल उसकी शान बढ़ा रहे थे, पर उसकी आंखों में शंका थी। साथ ही कुछ गार्ड्स भी थे। एयरलाइन ने तुरंत अंदाजा लगाया, क्या यह एरेना का मालिक हो सकता है? जी हाँ, मैं ही हूँ। और आप कौन? एयरलाइन ने शांत और संभाल के जवाब दिया। मैंने सुना है तुमने एक अजीब सा दाव लगाया, बूढ़े ने क्यूरियोसिटी से पूछा। ओ माय, अफवाह इतनी जल्दी फैल गई? एयरलाइन ने निकली हैरानी दिखाते हुए हंसी दबाई। मैंने सुना तुमने दूसरों से अलग तरीके से दाव लगाया। कौन सी चाल चली तुमने? बूढ़े ने आंखें टिकाकर पूछा। अरे, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने चीटिंग की हो, एयरलाइन मुस्कान के साथ बोली। वैसे मुझे लगा नहीं था इतने से पैसों के लिए इन्वेस्टिगेशन होगी। ज़रूर होगा इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई ट्रिक यूज़ करे तो खेल का मज़ा ख़त्म हो जाता है, बूढ़े ने हाथ उठाकर कहा। एयरलाइन हल्की सी हंसी। मज़ा? ये मज़ा शायद सिर्फ आप लोगों के लिए होता है। जब एरेना सबका पैसा जीत लेता है तब आप चुप रहते हो, और जब इस बार उल्टा हो गया तो आप तुरंत आ गए। क्या ये थोड़ा जालिम नहीं है? उसने अपने बालों को एक लट घुमाते हुए बेपरवाह अंदाज दिखाया, जैसे हाँ जानबूझकर चिढ़ा रही हो। तुमने क्या कहा? हमारे मास्टर से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? एक गार्ड गरजने लगा, तलवार खींचकर। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही वैकिन उसके पीछे आ गया। उसकी तलवार सीधे गार्ड के गर्दन पर थी। सीधा खड़े रहो, जरा सी हरकत की तो सर उड़ा दूंगा। वैकिन की खौफनाक आवाज गार्ड के कान में गूंजी। गार्ड के शरीर कांप उठा। बूढ़ा आदमी भी कांप गया। उसने तुरंत अपने गुस्सा दबा लिया। फिर उसकी नजर बेंजर्क पर गई जो एडलाइन के पास खड़ा था। उसकी आंखें फैल गई। क्या ये डार्कनेस ऑफ ड्यूक है?
और क्या ये उसकी पत्नी है? सोचकर ही उसका शरीर सुन्न हो गया। अचानक उसने जबरदस्ती हंसी छोड़ी। शांत रहिए, मैं लड़ने नहीं आया था, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि ड्यूक खुद यहाँ आए हैं तो मैं प्रॉपर स्वागत करता। मेरा अपराध माफ कीजिए ड्यूक बेंजर। उसकी आवाज अब पूरी तरह से विनम्र हो गई थी। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर आ गई। बेंजर की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे पहचानना छोड़ दिया। उसकी आवाज काट जैसे तेज थी। जी 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 हाँ ड्यूक, बूढ़े ने घबराकर पूछा। अभी भी समझ नहीं पा रहा था। बेंजर ने और भी ठंडी नजर से देखा। तुमने अपमान किया था मेरी पत्नी का, और याद रखो अगली बार तमीज से रहना। बूढ़े का गला सूख गया। उसने तुरंत अपना हाथ सीने पर रखा, झुका और कांपते हुए आवाज में कहा, जी 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 मैं अपनी गलती मानता हूँ। बूढ़े आदमी ने बेंजर की आंखों में देखा और तुरंत समझ गया कि मामला कितना भारी है। उसे याद आया कि बेंजर एक ऐसा नाम है जो आसानी से उस जैसे इंसान को मिटा सकता है। ये सोचकर उसके गले से थूक निकलना भी मुश्किल हो गया। उसने तुरंत और झुका और पैसे माफी मांगी जैसे पहले ही करनी चाहिए थी। मैं अंधेपन में गलती कर बैठा और लेडी को पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे दोबारा अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम पीटर है, मॉन सिटी का लीडर। वैन सिटी में आप जो भी चाहते हैं बिना झिझक कह सकते हैं, पीटर ने विनम्रता के साथ कहा। उसकी आवाज अब असली सम्मान से भरी थी। एडेलाइन ने ये सब देखा और उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। उसे उस बूढ़े के अचानक बदले अंदाज से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। पर यह हुआ कैसे? हेल के ग्रेट थीफ ने असली में हार गया? एविड ने हैरान होकर पूछा। उसके लिए अभी भी समझना मुश्किल था। अरे मेरा पैसा सब गया, मैं तो ग्रेट थीफ पर ही अपना दाव लगाया था, एविड ने अपने सर को पकड़कर कहा। उसकी आवाज में गुस्सा और अफसोस दोनों थे। हाँ सब गया। मैंने सुना है फाइनल्स में उसने एक बड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी, कोकेन ने उसे बताया कि एक तरह से निराशा फैलाते हुए। उफ, वो बूढ़े पीटर ने तो जरूर बहुत पैसे बनाए होंगे। मुझे एरेना में ही काम करना चाहिए था, मशीनरी ही क्यों बना मैं? एविड गुस्से में बोलता गया और अपने ग्लास के बियर पी ली। वैसे कैप्टन, एक बात सुननी है। जो पैसे जीता था वो एरेना का मालिक नहीं था, वो थी एडेलाइन इटॉन। केन ने धीरे से सच बताया। एविड ने मुंह खोला और खुला ही रह गया उसका मुंह। उसने जो बियर घूट ली थी उसे निगलने में उसकी सांस अटक गई। क्या? अरे अब ये सब उसी के साथ क्यों होता है? एविड चिल्ला उठा। उसकी आवाज में हिला देने वाली हैरानी थी। एक धूप भरे दिन में बार के अंदर एविड बैठा था, चेहरे पर चिढ़, हाथ बंधे हुए और ऑक्टोपस खाते हुए। मैंने सुना है उसने पहले 3 मैचेस में ग्रेट थीफ पर ही दाव लगाया था, पर फाइनल्स में उसने वॉल्फैंग को चुना। क्या उसने जानबूझकर वॉल्फैंग को सपोर्ट किया? कैसे उसने अंदाजा लगाया कि वो ही फाइनल तक पहुंचेगा? एविड ने शक भरी नजर से कैन की तरफ देखा, अभी भी ऑक्टोपस चबाते हुए। पता नहीं, मुझे हमेशा लगता था कि वो लड़की आम नहीं है, और सच कहूँ तो ये काफी कमाल की बात है, कोकेन ने आंख घुमाकर जवाब दिया। पर वॉल्फैंग ने जीता कैसे? एविड अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। उसका माथा सिकुड़ गया। लग रहा था जैसे हेल के ग्रेट थीफ से गलती हो गई हो। मैंने सुना जब दोनों की तलवार टकराई तो वह फिसल गया, कैन ने समझाया। उसकी आवाज में उदासी साफ थी। पर कोकेन चाहता था एडेलाइन की बात खत्म हो जाए, फिर भी एविड रुक नहीं रहा था। उसकी क्यूरियोसिटी क्लियरली दिखती थी। अजीब है, एडेलाइन जिस पर बेट लगाई वो जीत गया, और वो भी एक गलती की वजह से। वॉल्फैंग, एविड ने सोचा और अपने बियर के ग्लास से एक बड़ा सा घूंट लिया। सुन कैन, जा और उसे इन्वेस्टिगेट कर। मुझे उसे अपने मशीनरी कॉप में रिक्रूट करना है। एविड ने चिन को खुजलाते हुए सोचा। उसके होठों पर हल्का सा स्mirk था। एडवान को पता था कि उसने जो 2000 कॉइन जीता है वो काफी है उस रिनोवेशन का पैसा चुकाने के लिए। जब एरेना का मालिक वहां से चला गया तब बेंजर्क, वैकेन और एडेलाइन वहीं रुक गए। वैकेन ने काला बैग मजबूती से पकड़ कर रखा था और एडेलाइन ने फिर से अपना कारण समझाया
कि उसने ये सब पैसा उन्हीं पैसों की भरपाई के लिए कमाया जो उसने डची के रिनोवेशन में लगाए थे। तुमने ये सब हमें वापस चुकाने के लिए किया? बेंजार्क ने हैरानी से पूछा। कुछ हद तक मुझे थोड़ा ऐसा पैसा भी चाहिए था जो मैं आराम से खर्च कर सकूं, एडलाइन ने शांत स्वर में कहा। डची में तो वैसे ही बहुत पैसे हैं। मेल रोड भी यहाँ पर है। हर तरह के ज्वेल्स और सोना चांदी के ढेर स्टोरेज में सड़ रहे हैं। तुम ये तो नहीं सोच रहे कि डची के पास पैसा खत्म हो रहा है? बेंजार्क ने बताया। उसके दिल में हल्का सा दर्द था क्योंकि एडलाइन उन्हें चुका रही थी जबकि उसने कभी मांगा भी नहीं था। तो फिर वो क्यों ऐसे दूरी बना रही थी जैसे एक अजनबी? उसने उसे थोड़ा और समझाने के लिए कहा। मेल रॉक असल में एक मैजिक और है जो प्रोसेस किया जा सकता है। लैंड ऑफ डार्कनेस में इसके इतने बड़े डिपॉजिट्स है कि उन्हें पैसे बनाने के लिए सिर्फ सांस लेने ही काफी है। उतने अमीर है वो मेल रॉक की वजह से। एडलाइन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लेडी हूँ हाउस की, मुझे डची की फाइनेंशियल सिचुएशन पता है। उसके चेहरे पर रोशनी थी पर अगले पल उसकी आवाज में उदासी आ गई। लेकिन वो पैसा तुम्हारा है, मेरा नहीं। जो मेरा है और जो तुम्हारा है उसमें कोई फर्क नहीं है, बेंजार्क ने धीरे से कहा। पर उसकी आवाज बीच में ही रुक गई, जैसे उसे खुद समझ आ गया हो कि उसने क्या सोच लिया। अभी तुम क्या कहने वाले थे? एडलाइन ने तुरंत पकड़ लिया। उसकी आंखों में शौक और एक चाहत थी, जैसे वो हर हाल में उसके दिल की बात सुनना चाहती हो। बेंजार्क रुका। उसकी आंखें खुल गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी उसने ये क्यों सोचा। वो क्या कहना चाह रहा था? तुम कहना क्या चाहते हो? बोलो ना, एडलाइन ने दबाव दिया। उसके चेहरे पर बेचैनी और उम्मीद दोनों थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। पल भर के लिए समय थम सा गया, पर तभी वैकेन जोर से चीखा। उसने एविड को देखा और हाथ हिलाकर बुलाया। हाँ एविड, इधर आ, इधर इधर इधर। वैकेन ने मुस्कान के साथ पुकारा। एविड ने उनकी तरफ साइड बाय आय से देखा और अपने चेहरे पर छुपी हैरानी को दबाने की पूरी कोशिश की। सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ये अफवाह की वजह से है? मुझे लगा तुम इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्योंकि तुमने काफी पैसे बना लिए हैं, एविड शांत स्वर में बोला। जैसे ही उसने अपनी क्लॉक और हैट उतारकर उनके सामने आया। सब ठीक है ना? उसने सीधे पूछा। एडलाइन ने तुरंत महसूस किया कि उसके चेहरे पर चिंता है, इसलिए उसने भी चिंतित होकर पूछा। लगभग 5 ऑर्क जंगल से निकले हैं, एविड ने बिना झिझके जवाब दिया। ऑर्क्स? मुझे तो लगा ये तो लगभग खत्म ही हो गए हैं, आजकल दिखते भी बहुत कम हैं, उसने हैरानी से कहा। पर इससे हमें पैसे मिलेंगे, बेंजार्क ने सोच विचार करते हुए बोला। एडलाइन अब इसे सीरियसली सोच रही थी। उसने धीरे से मम्बल किया। मुझे याद है एगल मशीनरी कॉर्प्स को यहाँ भारी नुकसान हुआ था। मैंने सुना है कि एक ऑर्क से लड़ने के लिए 4-5 नाइट्स को मिलकर मुश्किल से जीत मिलती है। क्या ये सच है? उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ थी। वैकिन ने अपना सिर थोड़ा घुमाकर पीछे देखा और एविड ने उसके कंधे के ऊपर से अपना चेहरा बाहर निकालकर एडलाइन की तरफ देखा। बिल्कुल सही, एविड ने कहा। पर इसी वजह से तो ये पैसा बनाते हैं। ऑक्स को गिराकर उन्हें डिसमेंटल करना बहुत कमाई दिलाते हैं, उसने ब्राइट स्माइल के साथ कहा, जैसे उसके दिमाग में सिर्फ गोल्ड ही चल रहा हो। कैप्टन जल्दी आइए, नहीं तो दूसरे मशीनरी कॉर्प इनसे पहले आ जाएंगे। कोकेन उसी गली से भागते हुए आया और जोर से चिल्लाकर एविड को बुलाया। मैं चलता हूँ, एविड ने कहा और वापस मुड़ने लगा। हम भी साथ चलेंगे, एडलाइन ने तुरंत कहा। उसकी आवाज में असली कंसर्न था। वो सच में चिंता कर रही थी। नहीं, ये खतरनाक है। बेंजार्क तुरंत आगे आया और एडलाइन के कंधे पर हाथ रखा। फिर वो झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जैसे चेतावनी दे रहा हो। धीरे से बोला, ऑर्क डेमोनिक बिस्ट होते हैं, उन्हें खुद डेमोन किंग का आशीर्वाद मिला है। उसके अल्फाज में एक सख्त रोक थी, जैसे वो चाहता हो एडलाइन किसी भी तरह से लड़ाई में ना जाए।